24 दिसंबर 1999 की शाम काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का अपहरण भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। इस घटना को 25 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसकी टीस आज भी भारत महसूस करता है, क्योंकि इस अपहरण के बदले जिन आतंकियों को भारत को छोड़ना पड़ा, उनमें सबसे खतरनाक नाम था मसूद अजहर का। बाद में इसी आतंकी संगठन ने भारत पर कई बड़े हमले किए। इस पूरी साजिश की शुरुआत 1998 में हुई थी। मसूद अजहर का बहनोई यूसुफ अजहर भारत में मौजूद अपनी नेटवर्क की मदद से उसे जेल से छुड़ाने की योजना बना रहा था। मुंबई में रहने वाले अब्दुल लतीफ ने आतंकियों के लिए फर्जी पासपोर्ट, ठिकाने और दस्तावेजों का इंतजाम किया। आतंकियों ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में फर्जी पहचान के जरिए फ्लैट किराए पर लिए और वहीं बैठकर योजनाएं बनाई गई। 1999 में यूसुफ अजहर अपने साथियों के साथ जम्मू पहुंचा। योजना थी कि जम्मू की कोट भलवल जेल में बंद मसूद अजहर को सुरंग बनाकर छुड़ाया जाए, लेकिन यह योजना असफल हो गई। सुरंग छोटी पड़ गई और मसूद अजहर उसमें फंस गया। इसी दौरान जम्मू पुलिस ने यूसुफ अजहर और उसके साथी को संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में भी लिया, लेकिन होटल मैनेजर की गारंटी पर उन्हें छोड़ दिया गया। अगर उस समय पहचान और दस्तावेजों की गहराई से जांच होती, तो शायद आगे होने वाला कंधार कांड टल सकता था। जेल से छुड़ाने की योजना नाकाम होने के बाद आतंकियों ने विमान अपहरण का रास्ता चुना। इसके लिए नेपाल को चुना गया, क्योंकि उस समय काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद कमजोर मानी जाती थी। आतंकियों ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाए और बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान तथा नेपाल के बीच आवाजाही शुरू कर दी। सितंबर 1999 में ढाका में आतंकियों की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि काठमांडू से उड़ने वाली इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण किया जाएगा। योजना का नेतृत्व इब्राहिम अतहर कर रहा था, जो मसूद अजहर का भाई था। उसने बताया कि नेपाल एयरपोर्ट से हथियार अंदर ले जाना आसान है और तालिबान की मदद से विमान को अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। इसके बाद आतंकियों ने मुंबई, ढाका और काठमांडू के बीच लगातार ठिकाने बदले। फर्जी नामों से होटल बुक किए गए, हथियार जुटाए गए और कोड नेम तय किए गए। इब्राहिम अत्तर को चीफ, सनी अहमद काजी को बर्गर, शाहिद अख्तर को डॉक्टर, शाकिर को शंकर और जहूर इब्राहिम को भोला नाम दिया गया। काठमांडू में आतंकियों ने हथियारों की व्यवस्था की। इनमें पिस्तौल, हथगोले और कारतूस शामिल थे। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने एयरपोर्ट सुरक्षा की कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाई। तय हुआ कि एक आतंकी पहले हथियार लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। अगर वह सुरक्षा जांच पार कर लेता, तो बाकी को अंदर प्रवेश करने में मदद करेगा। 24 दिसंबर 1999 को यही हुआ। इब्राहिम अतहर सबसे पहले त्रिभुवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच पार कर अंदर पहुंच गया। उसके बाद बाकी 4 आतंकी भी एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गए। उसी दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली। करीब शाम 4 बजे एयरबेस A300 विमान ने उड़ान भरी। विमान में 178 यात्री और चालक दल के 11 सदस्य मौजूद थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान भारतीय वायु सीमा के करीब पहुंचा, एक आतंकी अचानक कॉकपिट में घुस गया। उसके हाथ में पिस्तौल और हथगोला था। उसने पायलट को धमकाते हुए कहा कि कोई होशियारी नहीं करेगा, विमान हमारे कब्जे में है। इसके साथ ही IC 814 का अपहरण शुरू हो चुका था। अपहरणकर्ताओं ने विमान को पश्चिम की ओर उड़ाने का आदेश दे दिया। इसके बाद विमान अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, जहां उस समय तालिबान का शासन था। पूरे एक हफ्ते तक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। भारत सरकार पर भारी दबाव था। यात्रियों के परिवार सड़कों पर उतर आए थे। आखिरकार भारत सरकार को 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा, जिनमें मसूद अजहर, अहमद उमर, सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर था। इसके बदले यात्रियों को रिहा किया गया, लेकिन इस फैसले के दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक साबित हुए। मसूद अजहर ने बाद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को और मजबूत बना दिया। भारत की संसद पर हमला,
पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आया। वहीं अमर शेख बाद में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल पाया गया। IC-814 अपहरण सिर्फ एक विमान हाईजैक नहीं था, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था की एक कमजोरियों को उजागर करने वाली घटना थी। फर्जी पासपोर्ट, कमजोर दस्तावेज जांच, नेपाल एयरपोर्ट की ढीली सुरक्षा और आतंकियों की अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। आज भी जब IC-814 का नाम लिखा जाता है, तो कंधार की वो तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, जहां भारतीय यात्री एक हफ्ते तक मौत के साए में जी रहे थे। यह घटना भारत को हमेशा याद दिलाती है कि सुरक्षा व्यवस्था में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।